सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bol Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। तर्ज सियासत कोई भी हो, लेकिन तीसरी दुनिया के ममालिक में जो भी हुकूमत में आता है, लगता ऐसा है कि वो वक्त गुजारी के लिए आता है। सबका एजेंडा एक ही होता है। सबका एजेंडा ये होता है कि वो पैसा लगाकर सियासत में आएंगे और सियासत में आने के बाद पैसा कमाएंगे। पब्लिक वेलफेयर, अवाम के नाम पर दावे, वादे, बयानात सिर्फ बयानात रह जाते हैं। तो फिर ये बात करना कि इर्तुगरुल देखिए या ये बात करना कि उस्मानी खलीफा के कदम चूमिए, वो सब अपनी जगह, ये सब दावे अपनी जगह। दावा रियासत मदीना का भी अपनी जगह, लेकिन इनके काम, इनके अमाल और अगर इनके मामलात देखे जाएं तो वो चपड़ कनातियों से ज्यादा बेहतर नहीं है। इंतहाई अफसोस की बात यह है कि जब आप फॉलो करते हैं, जब आप पैरोकार बनते हैं हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जैसे खलीफा के, या फिर आप पैरोकार बनते हैं हजरत उमर बिन खत्ताब जैसे खलीफा के, तो फिर आपको काम भी वैसे ही करने होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपकी रियासत के अंदर एक शख्स मजबूर होकर गुर्बत से, अफलास से, अपने घरेलू मामलात से तंग आकर अपने 5 बच्चों को नहर बुर्द कर देता है, लेकिन हुक्मरानों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती है। इंतहाई अलमिये की बात यह कि महंगाई से बदतर होती चली जा रही है। एक गरीब आदमी अपने म्यारे जिंदगी से नीचे तर होता चला जा रहा है, लेकिन अवाम के जो तमाम तर रहनुमा है उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती है। क्यों रेंगेगी जूं? क्योंकि जब तक ये एक दूसरे के नेक टू नेक होने से पीछे नहीं हटेंगे, तब तक अवाम की वेलफेयर के लिए काम नहीं कर पाएंगे। हुकूमत अपोजिशन को टफ टाइम देने के चक्कर में है, अपोजिशन हुकूमत को टफ टाइम देने के चक्कर में है, और बीच में अगर कोई फायदा उठा रहा है तो एक तो कोरोना है, और अगर कोई नुकसान में पिस रहा है तो वो अवाम है। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है हैशटैग नया पाकिस्तान। हैशटैग नया पाकिस्तान। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज पर मुलाहिजा करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट टुनाइट। क्या हुकूमत करना वक्त गुजारी का नाम है? ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान हसन निसार साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार, दानिश्वर और मारूफ नक्काद। मैं अपने ऑनरेबल गेस्ट जनाब हसन निसार साहब को, सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार, दानिश्वर, उन्हें अपने प्रोग्राम में वेलकम कहता हूँ। सर, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हसन निसार साहब, लोग खुदकुशियाँ कर रही हैं और मेरे लिए तो बड़े अलमिये और अचंभे की बात नहीं है। मैं देखता हूँ चीज़ों को, बड़ा क्लोजली मॉनिटर करता हूँ। अब एक शख्स ने अपने 5 बच्चों को नहर बुर्द कर दिया है, और ये किस तरह की रियासत मदीना है कि जो जिम्मेदारान हैं, ओहदेदारान हैं, वो सिर्फ अपोजिशन से नेक टू नेक लड़ने के लिए ही अग्री किए हुए हैं। इसके अलावा नोटिस पे नोटिस होते हैं, काम टके का नहीं होता। योर टेक ऑन दिस सर। पहली बात तो ये है, आपको वो बंदा याद है जिसने नवाज शरीफ के मॉडल टाउन घर में खुदसोजी की थी? बिल्कुल याद है सर। आपको याद है? बिल्कुल याद है सर। अच्छा, फिर आपको वो बंदा याद है जो किसी गोडाउन से एक बोरी निकाल रहा था गेहूं की, गंदम की? जी हाँ, उसने बोरी निकाली, बाकी उसके ऊपर आ गई और उसकी गर्दन टूट गई। ऐसा ये भी सारे अखबारों में रिपोर्ट हुआ था। आई रिमेम्बर सर। ठीक है, ये हमारे नसीबों में लिखा गया है। ये मैं कॉलम में, भाई मेरे, कई बार ये बात लिख चुका हूं कि जो काफिले थे, लुटते हुए काफिले, लुटती हुई इज्जतें, करपानों पे उछाले जाते हुए बच्चे, क़याम पाकिस्तान के मौके पे हिजरत के दौरान, तो वो हिजरत ख़त्म नहीं हुई। वो हिजरत किसी ना किसी शक्ल में अपनी तमाम तर आशोब के साथ, अपनी तमाम तर ज़ख्मों के साथ, अपनी तमाम तर दरिंदगी के साथ वो आज भी जारी है। दो डिफरेंसेस कि कल आप किसी के हाथों
जलीलो खार हुए थे, अब को 70, 73, 72 साल से जितना भी आप लगा लो, अपनों के हाथों लुट रहे हैं और जलीलो खार हो रहे हैं। दैट इज द ओनली डिफरेंस। बाकी मुझे बता दें, जिसका दिल करता है वो मेरे साथ बैठ के इस पे गुफ्तगू कर लें। क्या क्या नहीं है, ये को पहली बार हुआ है? नहीं, पहली बार नहीं हुआ। पहली बार तो बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन सर जो वादे दावे किए जाते हैं, और जाहिर है कि एक कॉन्सेप्ट तो बड़ा अच्छा है रियासत मदीना का, हमें भी बड़ा अच्छा लगता है, अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए। बट द थिंग इज कि इक्तदार की जंग जो है वो सिर्फ इक्तदार के लिए ही तो है। और आप ही से मेरी लास्ट टाइम बात हुई और आपने बड़ी जबरदस्त बात की थी कि अगर इनको इक्तदार थमाया जाए हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जैसा, तो ये तो पहले दिन छोड़कर भाग जाएं। ये आप ठीक फरमा रहे हैं। मैं गुजारिश सिर्फ ये कर रहा हूँ, आपने दावों की बात की है तो जुल्फ़कार अली भुट्टो मरहूम जो थे, उन्होंने रोटी कपड़ा मकान का दावा किया था जी। ये तो जुमा 8 दिन भी नहीं हुए, इनको तो 2 साल कुछ हुआ है। ये वही रिवायत है, रोटी कपड़ा मकान मिल गया था। इस्लाम की तजर्बागाह होगी पाकिस्तान, वो दावा पूरा हुआ है। पाकिस्तान तो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल था, एक मशरकी पाकिस्तान कहलाता था, एक मगरबी। मशरकी किधर गया? आपकी तो बिल्कुल जो बुनियाद है वो चैलेंज हो गई भाई। तो ये जो बेसिकली जो, अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ तो लफ्ज़ों का इस्तेमाल होता है बहुत बहुत अजीबोगरीब। जिस बंदे को देखो, ना कोई शर्म है ना कोई हया है। जमहूरियत जमहूरियत, तो जमहूरियत इस तरह होती है। ये तो छाबे हैं, ये तो रेडियाँ हैं, ये तो शॉपिंग मॉल्स हैं, ये तो मिलें हैं, ये तो फैक्ट्री हैं, ये तो मुरब्बे हैं, ये तो माँ का जहेज है जो बेटी को मुंतकिल हो जाता है। इसको जमहूरियत कहते हुए किसी को शर्म नहीं आती। मुझे 28 साल हो गया इस पे लानत भेजते हुए। अच्छा, इसी तरह दावों की बात की, हमें लफ्ज़ों की हुर्मत का एहसास नहीं है। रियासत मदीना मुमकिन नहीं है। ये इट इज एन अनअचीवेबल टारगेट। ये एक सिंबॉलिक सी बात है, आप इसको सीरियसली इसलिए न लें। इट इज नॉट पॉसिबल। दुनिया की तारीख में कोई बड़ा आदमी अपने अलावा एक बड़ा आदमी नहीं बना सका। हमारे हुजूर ने तो हैरान कुन हीरे जवाहरात के ढेर लगा दिए। तो रियासत मदीना के लिए वाली मदीना का होना जरूरी है। ये एक सिंबॉलिक सी बात है। जैसे कहते हैं वो अवाम का ठाठे मारता हुआ समंदर, सरों का समंदर, हम यूं कर देंगे बूं कर देंगे। वो पता नहीं, ये अभी मरियम की मैं वो टिकर देख रहा था, फजूल किस्म के हैं भाई। हम जितनी बहसियत एक कौम के, जितनी अहानत हम लफ्ज़ों की करते हैं। बात सुने, मुझे तो अपने बारे में ये कहते हुए जरूर शर्म आती कि मैं गयूर और बाशऊर हूं। मैं तो मखसूस खानदानों का कमी हूं, मैं तो मखसूस खानदानों का दरबारी हूं, मैं तो उनका चमचा हूं। मैं जानते पूछते वो करप्ट हैं, मैं आवे आवे के नारे लगाता हूं। मैं कहां से गयूर हो गया भाई, और मैं कहां से बाशऊर हो गया? सो आपके जितने ये मिली नगमे और तकरीरें और इस तरह के क्लेशात और जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है और फलां है ढमका है और ताकत का सरचश्मा आवाम। जुल्फ़कार अली भुट्टो ने ये नारा लगाया था कब, याद है आपको? आपकी उम्र से ज्यादा होगा। जी मुझे याद है, बिल्कुल, मैंने हिस्ट्री पढ़ी है। ताकत का सरचश्मा अवाम। बिल्कुल। ये ताकत के सरचश्मे को छितर पड़ते हैं सुबह दोपहर शाम, 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं है। और ताकत के सरचश्मों के बच्चे करोड़ों के हिसाब से स्कूलों से बाहर हैं, बाकी बेरोजगार हैं। लेकिन आवे आवे है, जावे जावे है। कोई किसी का पुजारी है, कोई किसी का पुजारी है, कोई किसी का पुजारी है। और कमाल की बात है, नीम पागल लोग मुझे कहते हैं जी कि वो कभी आप सपोर्ट करते हैं, कभी आप अपोज करते हैं। मैंने कहा पागल, ये कभी को भी नहीं। मैं तो कमेंटेटर हूं, मुझे जो दिखाई देगा मैं उसके मुताबिक तबसरा करना है। मैंने दयानतदारी से। अच्छा करोगे, मैंने बहुत अप्रिशिएट किया इस एक बात को। नीम पागल से लोग हैं
कि जी जो पहले क्या होता था, एक करप्ट आदमी पकड़ा गया, उसको प्लेस ए से उठा के एक कस्बे से या शहर से या जो भी है उठा के दूसरे पे फेंक दो। और बेखैर तो तुम्हें अक्ल नहीं। अगर वो यहाँ करप्ट है, वहाँ जहाँ आगे जाएगा वहाँ भी पाकिस्तानी होंगे, उनकी बोटियाँ खाएगा। ये क्या रिवाज था। अब गवर्नमेंट ने इसको रिविजिट किया है कि अब वो डिसमिस होगा। मैंने इसको अप्रिशिएट किया है। अप्रिशिएट करने के साथ साथ मैंने उस पर एक और पख लगाई है जी जी कि अगली कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि भाई अंडरपेड हैं लोग, स्टेट इनको गन पॉइंट पे खुद करप्ट करती है। एक एसएचओ की तनख्वाह देखो, अगर उसके 3 बच्चे हैं, 2 मियाँ बीवी हैं, एक माँ बाप हैं, कितना हो गया जी? 3 + 2 हो गए 5, तो 2 बूढ़े माँ बाप 7 किराए का 5 नहीं जी, 3 बच्चे, 1 मियाँ बीवी, हाँ जी 5 हो गए। हाँ जी 7, एक साहिब खाना का बाप लगा लो, एक उसकी माँ लगाओ, दोनों का एक मार देते हैं, चलो आसानी के लिए। बीवी की माँ मौजूद है, उसका बाप, चलो 7। अब वो गमी खुशी भी भुगता रहा है, बीमारी भी भुगता रहा है, 3 बच्चे भी पढ़ा रहा है। मुझे बताओ किसी एसएचओ के बच्चे टास्क रूम में जाते हैं? और क्या ये सारे के सारे ऐसे हैं कि इनको घर से सपोर्ट मिल रही है? और उसने कांस्टेबल या एएसआई भर्ती होना है? जिसके घराने में कोई इक्तिसादी मसल होगा उसने यही काम करना है। अगर वो जिंदा है तो करप्ट है। अब क्यों अकल नहीं आती? पहले जो काम हो रहा था वो बेशर्मों बेहयाओं वाला काम था। मैं अगर एक जगह पे मेरी पोस्टिंग है, मैं वहां से करप्शन करते हुए पकड़ा गया हूं, तो मुझे वहां से उठा के दूसरी जगह वहां जाके लोगों की खाल उतारो। ये मुल्क बहुत दिलचस्प है, इसकी दिलचस्पी एंजॉय किया करें, इसकी कॉन्ट्रडिक्शंस को एंजॉय किया करें। राइट, अच्छा इसकी टर्मिनोलॉजी को एंजॉय किया। हसन साहब, हम जिंदा कौम हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप बिल्कुल। ये कितने बच्चे मारे जिस बंदे की नहीं, कितने बच्चे मारे उसने? 5 बच्चे डूब गए, 2 की लाशें निकल आई हैं सर, बाकी 3 की अभी तक बॉडीज नहीं मिली हैं, नहीं पता चला है कि वो कहाँ हैं। 5 बच्चे थे। चलो अल्लाह खैर करे, मिल जाएंगी, खैर करे अल्लाह, मिल जाएंगी। मुझे आप सिर्फ ये बताओ, एक बाप नीम पागल है जो उसका कोई कसूर नहीं, ही इज नॉट अ क्रिमिनल, ये निजाम क्रिमिनल है। बीवी चली गई, उसको समझ नहीं आती, वो रिक्शा चला रहा है, तो वो रिक्शा चलाए, बच्चे पाले, उनको खाना खिलाए, खाना पकाए, खाना अरेंज करना ये अजाब है, ऊपर से उसको पकाना नहीं आता होगा, वो दीवाना हो गया होगा, पागल हो गया होगा। तो पागल तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन बोन ऑफ कंटेंशन ये बना सर, बोन ऑफ कंटेंशन ये बना मियां बीवी के दरमियान। जी सर, जी सर। 5 नहीं, उसको बोन ऑफ कंटेंशन को छोड़े, गुर्बत होगी। जी जी जी, प्रूव करके देखें, मेरे साथ चलें आप। गुर्बत ही है, मैं वही कह रहा था सर उसका। हाँ अच्छा, नहीं मैं वही है ना, मैं देखे ना, वो कहे बगैर पता है भाई, कॉमन सेंस की बात है। जी जी। अच्छा, एक बाप के हाथों 5 मासूम बच्चे मारे जाते हैं, कोई गैर नहीं, बाप मार रहा है, इसके बावजूद हम जिंदा कौम हैं। अच्छा भाई, आप जिंदा होंगे, मैं तो रोज मरता हूं। हम जिंदा कौम हैं, गयूर हैं, बाशऊर हैं, पता नहीं क्या है, जिनके हाथों लुट गए, फिर उनके जलसों में रौनक अफरोज हो जाते हैं जाके, पता नहीं क्या क्या, कोई दिहाड़ी मिलती है, कोई बिरयानी की प्लेट मिलती है, कीमे वाले नान, कीमतें भी इतनी कम है। ये माशरा वहां जा चुका है। देखें, बात सुने, जहां जालिम और मजलूम के दरमियान, सही और गलत के दरमियान, जायज और नाजायज के दरमियान लाइन ड्रॉ करना नामुमकिन हो चुका है। अच्छा हसन साहब, एक आदमी वो अपनी फैमिली फीड ही नहीं कर सकता, वो रिश्वत लेता है। आप कहते हो राशि है, जहन्नुमी है। मैं कता कलामी की माजरत चाहूंगा सर, लेकिन आपने बात बड़ी जबरदस्त कही, और वो बात एप्रिशिएबल भी है। जिस तरह खान साहब ने अभी इनिशिएटिव लिया है और उन्होंने सिटीजन पोर्टल के हवाले से तकरीब में खिताब किया था और कहा कि अब हम जो करप्ट लोग हैं उनको छोड़ेंगे नहीं, उनको हम उनकी डीमोट नहीं करेंगे, बल्कि उनको नौकरियों से बर्खास्त करेंगे। अच्छी बात है, लेकिन खान साहब के अपने इर्द गिर्द जो मिनिस्ट्रियां आगे पीछे होती हैं, शफल होती हैं, उसमें एक मिनिस्ट्री पर करप्ट आदमी जो बैठा होता है उसको हटा के दूसरी मिनिस्ट्री पर बिठा देते हैं। क्या वो ठीक काम करेगा सर? तो ये भी तो फिर कॉल और फेल में तजाद की बात है। इसके ऊपर आप कैसे रोशनी डालेंगे सर?
देखें भाई मेरे, पहली बात यह है कि विजडम की आखिरी इंतहा, मैं ये कहा करता हूँ कि जब मैं बहुत इमोशनल होके हुजूर का जिक्र करता हूँ या बहुत मेरा, तो मैं साथ एक फुट नोट लगाता हूँ कि खुदा की कसम अगर मैं किसी गैर मुस्लिम घराने में पैदा हुआ होता जी जी, और मैंने सीरत पे 4 किताबें पढ़ ली होती, मेरा वालेहानापन, मेरी वारफ्तगी, मेरी मोहब्बत यही होती। उनके एक एक जुमले पे गौर किया करें, उसमें विजडम की, दानाई की आखिरी इंतहा होती है, गहराई और गिराई की आखिरी इंतहा होती है। जैसी कौम हो वैसे हुक्मरान उन पर मसलत कर दिए जाते हैं। ये तो होगी एक बेसिक बात जी। वो चाहे भुट्टो हो या इमरान खान हो या नवाज हो, ये बेसिक बात, बेसिक बात जी। अच्छा, एक एकेडमिक बात, मैं निसाबी बात कर रहा हूँ। ठीक। दूसरी बात ये है कि भाई आप करते क्या हो, लैंड प्रेपरेशन किसको कहते हैं? आप किसान हो, मैं किसान हूं अगर, तो हम पिछली फसल काटने के बाद वो एहतसाब करते हैं उसका, उसकी बूटियां तक, उसकी जड़ें तक निकाल के ना साफ करते हैं जमीन, फिर उसके ऊपर जो हल चलाते हैं, पहले हल होता था, ट्रैक्टर होता है, वो भी हल ही है, उसको क्या कहते हैं? वो लैंड प्रेपरेशन कहलाता है। लैंड प्रेपरेशन में क्या होता है? निचली मट्टी ऊपर, ऊपर वाली मट्टी नीचे, इसका। अच्छा, ये मुआशरा भी चूंकि बदबूदार है, बदबूदार इसलिए है कि इसमें पानी इज नॉट फ्लोइंग, ये जहड़ है, इसमें गंदगी, गलाजत, रजालत सारा कुछ है, ये फ्लो नहीं। अच्छा, इसी तरह जमीन भी अगर ये बंजर जमीन है इंसानों के एतबार से, ये सारा इक़्तिदार गुज़श्ता कितने अशरों से मखसूस 20-25 खानदानों के अंदर घूम रहा है। दुरुस्त, बताएं आप। बिल्कुल ठीक। लैंड प्रेपरेशन नहीं हो रही, हेठली ऊपर नहीं हो रही। अच्छा, इसी तरह इमरान खान अब हेठली ऊपर करने की कोशिश कर रहा है। अब वो इसको कितना स्मार्टली कर सकता है, कितना तेजी से कर सकता है? मुआहदा मेरा और इमरान खान का, आपका और इमरान खान का है 5 साल का। 5 साल से पहले जो उसको अपरूट करने की कोशिश करेगा, वो मुल्क का भी दुश्मन होगा, अवाम का भी दुश्मन होगा, मेरा भी दुश्मन होगा, आपका भी दुश्मन होगा, वो साजिशी होगा। उससे बड़ा लानती नहीं हो सकता। उसकी वजह है आप चौथे साल इमरान खान को चलो आपने फारिग कर दिया, जैसे ये बढ़ के मार रहे हैं, वो तो फिर शहीद होके आ जाएगा कि मैंने तो आखिरी साल में ही तो कमाल दिखाना था। फिर क्या करोगे भाई? फिर कंफ्यूजन रह जाएगा। पूरा वक्त दो, पंगेबाजी मत करो, पूरा वक्त दो। अगर 5 साल बाद भी आपको समझ आता है, आप अवाम को, मैं कहता हूं उस वक्त भी अगर सिर्फ 10%, 15%, 20% अचीवमेंट हो, लोग खुश हों, बिस्मिल्लाह। नहीं, उठा के फेंक दो। ये कोई तरीका नहीं। हरीसों की तरह, जल्दबाजों की तरह, मैं खुद जल्दबाज हूं, सच्ची बात है। मेरा भी है। बचपन में करते क्या थे, आम खा के और लॉन में ना गुठली दबा देनी और अगले दिन जाके देखना पौधा निकला है कि नहीं। सच्ची बात है, मैं करता रहूं। लेकिन हसन साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ होता हुआ नजर भी तो आए ना। मामला सारा ये है कि 2.5 साल तो गुजर गए, अल्लाह करे 2.5 साल और भी गुजर जाए, और मैं आपकी बात से 100% मुत्तफिक हूं कि खान साहब को 5 साल मुकम्मल करने चाहिए, ताकि कल को वोट लेने जाएं तो लोग उनसे पूछें कि इन 5 साल में आपने क्या किया, और हम भी ये कहने जोगे हों कि 5 साल का वक्त उनको पूरा दिया था, उन्होंने कुछ किया या नहीं किया। बट थिंग इज के वो 1000 मील की जर्नी जो है पहले कदम से ही पता चल जाती है। तो पहला कदम अभी तक तो पब्लिक तो उसके ऊपर बड़ी शाकी है सर, गुस्से में है, नाला है। नहीं, उसमें भाई मेरे, मैं आपको एक बात अर्ज करूं, मेरे नजदीक, मैं गलत हो सकता हूं, तो मैं, देखें बात सुने, मैंने जिंदगी में झूठ वाला काम मैं नहीं करता। मैंने कुछ जिंदगी में सच जरूर छुपाए होंगे, झूठ मैं नहीं बोलता। हाँ, अकल का नक्स हो सकता है। मेरे नजदीक मैक्रो जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, मैं अब से नहीं कह रहा, मैं गुज़श्ता 3, 4, 5 महीनों से ये बात कर रहा हूँ, वो बेहतर है जी। अब इस तरह के स्टेप्स हैं, छोटे छोटे छोटे। अब रिसेंट मैंने आज ये खबर पढ़ी है, मेरे नजदीक ये बहुत अहम है। ये मेरे नजदीक, ये इतने करोड़ मकान तो इतनी करोड़ नौकरियां, दैट इज बुलशिट। मेरे नजदीक उसकी कोई अहमियत नहीं, उससे कोई कल्चर वल्चर नहीं। हाँ, आज मैंने खबर पढ़ी है कि 18वें ग्रेड अपवर्ड्स, मतलब 18, 19 जितने भी जी, इनके असासे डिक्लेयर किए जाएंगे। बहुत अच्छी बात है।
जो एक जगह करप्शन करेगा उसकी ट्रांसफर नहीं होगी, ये पुरानी खबर। अच्छा, ये बहुत जबरदस्त इंडिकेटर्स हैं। यस यस। अब जितना पौधा इस मुल्क में लग रहा है, जितना ये क्लेम कर रहे हैं, झूठ बोल रहे होंगे। मैं कहता हूं उनमें से 50%, 40%, 30% भी भाई मेरे, वो आई अंडरस्टैंड, क्योंकि हजारों पौधे मैंने जिंदगी में अपने हाथों से लगाए। पूरा मेरा तो जो बेलीपुर वाला वो हमारा घर है, तो जंगल है पूरा, इतना पौधा है उसमें। मैं जानता हूं ये क्या करता है, क्या होता है, पूरी दुनिया जानती, मैं अनोखा जानता हूं। ये छोटे छोटे काम बेशुमार, मैं हर तीसरे चौथे दिन, ये जो अभी क्या कहते हैं इसको, पोर्टल मोटल, क्या मुझे इनकी जी सिटीजन पोर्टल, मुझे, मैं यारों दोस्तों से समझता हूँ, मुझे इन चीजों का नहीं। हाँ तो ये बड़ी बात है। तो इस तरह के स्टेप्स लिए जा रहे हैं और इस तरह की बात। लेट मी होल्ड यू हियर हसन साहब, अब ब्रेक का वक्त हुआ जाता है, आपकी इजाजत से यहाँ पर ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सिटीजन पोर्टल की ही बात हो रही थी। ब्रेक के बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि सिटीजन पोर्टल के हवाले से पब्लिक की राय क्या है, पब्लिक पोल्स क्या कहते हैं, और वो जिन्होंने शिकायतें की उसके बाद क्या उनकी शिकायतें रिजॉल्व हुई या नहीं हुई, और इसके अलावा हमारी जनरल पॉलिटिक्स के अंदर क्या चल रहा है। आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। मारूफ तज्जियाकार, दानिश्वर, नक्काद जनाब हसन निसार साहब हमारे साथ आज इस एक्सक्लूसिव नेशनल डिबेट में मौजूद हैं। हसन साहब, एक बार फिर आपका शुक्रिया सर। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे सिटीजन पोर्टल की, तो 30 लाख में से 27 लाख शिकायतें दूर करने की बात की गई और इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर एक वावेला मच गया। मैंने इसके ऊपर एक पब्लिक पोल भी किया और उसमें तकरीबन सारे वो लोग जो कि पीटीआई के वोटर्स थे वो कहते हैं कि हम शिकायतें तो दर्ज कराते रहे हैं उसके ऊपर, लेकिन शिकायत जाती उसी के पास है जो जिसके खिलाफ शिकायत होती है, और उस फाइल को वो दबा देता है और बाद में उसको क्लीन चिट मिल जाती है कि ये शिकायत क्लियर हो गई है, तभी 30 लाख में से 27 लाख जो हैं वो क्लियर करार पाई हैं। अदरवाइज काम हमारा नहीं हुआ। यानी कोई 10 to 12% लोग थे जो कहते हैं कि हाँ किसी हद तक काम होते हैं। तो सर ये भी तो फिर डिसअपॉइंटिंग फिगर्स है ना हसन साहब? देखें, मैं आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैंने तो आवाम को ग्लैमराइज करने का ठेका नहीं लिया हुआ। मैंने तो पहले बात की है, मैंने को वोट लेना है किसी से। वो भाई जिस तरह का जहरीला आपका दूध है, उसी तरह का जहरीला आपका मक्खन होगा। कौन बैठा है, किधर बैठा है? मैं आज ही एक खबर पढ़ रहा था, बड़ी अजीबोगरीब, मॉडल मस्जिदें बनाएंगे। और मॉडल मस्जिदें बनाओगे तो क्या हमें ये तुम यकीन दहानी कराओगे कि वहां से मॉडल मुसलमान निकलेगा? दुरुस्त। इनकी ये सारे जगलरी है। देखो, मस्जिद का तो मतलब ये है कि वहां से मॉडल, हर मस्जिद बेसिकली एक मॉडल मस्जिद होती है। ये छोटी छोटी बच्चियां हैं मस्जिद नबवी की, ये फैमिली है, वो माँ है, ये सारी उसकी बेटियां हैं। ये जो बाकी मस्जिदें हैं तो हर मस्जिद मॉडल मस्जिद है। तुम क्या ड्रामा बना रहे हो भाई? मॉडल मस्जिदें बनाएंगे। अच्छा, मॉडल बनाओगे क्या? मुझे यकीन दिलाओ कि मेरे जैसा चोर नहीं निकलेगा जो हाजी भी करेगा, उम्रे भी करेगा। और पिछले रमजान में पकड़ा गया था, इतनी उसकी बेचारे की दाढ़ी, आगे टोपा रखा हुआ, अफ्तारी भी करा रहा है। तो उसने ना, ये क्या होता है, यूटिलिटी स्टोर से पता नहीं कितने हजार किलो चीनी वहां से उसने निकलवाई हुई थी और वो वहां ब्लैक कर रहा था। तो मॉडल मस्जिद, ये मॉडल मस्जिद वाली। अच्छा, अगर आप और मैं ही ठीक नहीं है, हर बंदा मुल्क को ठीक करना चाह रहा है, ठीक है। अच्छा, खुद अपने गिरेबान में झांकने को तैयार कोई नहीं है, किसी चीज पे सोचने को तैयार कोई नहीं है। आप नमाज पढ़ने जाते हो तो सफ़ें सीधी हैं, जो ही नमाज खत्म होती है वही बिल्कुल जैसे भेड़ों का रेवड़ निकल रहा है अंदर, ये जा रहा है, वो कुछ भी नहीं। सड़क पे चलेंगी, वहां कोई कतार सीधी नहीं, सड़क। और जी बात है, अल्लामा अनायतुल्लाह मशरकी का बड़ा खूबसूरत जुमला है, सुभान अल्लाह जी। उन्होंने कहा था कि नमाज मस्जिद के बाहर शुरू होती है। वाह, ये अंदर तो तुम वादा करते हो।
बाहर निकलते ही तुम जानवर में तब्दील हो जाते हो, मुकम्मल तौर पे बदल जाते हो, नाजायज मुनाफाखोरी करते हो, जखीरा अंदोजी करते हो, मिलावट करते हो, सड़क के ऊपर ट्रैफिक का कोई डिसिप्लिन। इस्लाम है ही डिसिप्लिन। इस्लाम देखें, भूखे नंगे गरीब बदू दुनिया पे छाए तो डिसिप्लिन। कायनात क्या है? डिसिप्लिन। रब्बुल इज्जत ने जो अल्टीमेट एक लफ्ज में अगर कायनात बयान करनी हो, एक, वो है खालिक और मालिक और राज़िक का डिसिप्लिन। बेशक। कोई मुमकिन है ये सूरज एक हफ्ते छुट्टी पे चला जाए? चांद का मैं बड़ा थका हुआ हूं, सिक लीव पे हूं। और हुजूर खुदा का खौफ करो, मुसलमान तो नाम ही डिसिप्लिन का है। अल्लाह को याद करने के लिए औकात मुकर्रर हैं, दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिन। अदरवाइज सजदा देने के लिए मेरे को पाबंदी है मेरे पे? क्यों? औकात हैं, नमाज के औकात हैं भाई। आप पे कोई पाबंदी नहीं है, आप सारा साल ज़कात दो या हेल्प करो लोगों को, कोई पाबंदी नहीं, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम है। रोजा रखना है, सारा साल रखो रोजे, कौन रोकता है? राइट सर, डिसिप्लिन है जी। दाएं हाथ से खाओ, सामने से खाओ, और भूख छोड़ के खाओ। तुमने डंगरों की तरह खाना है, इसलिए ये छोड़ें आप। राइट सर, लेट्स टॉक अबाउट द जनरल पॉलिटिक्स एज वेल सर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आसिफ जरदारी साहब ने सर मियां साहब को फोन किया और मशवरा दिया है कि पाकिस्तान वापस आ जाएं। आपके आने से ही हमारी पीडीएम मूवमेंट, वो जो सो कॉल्ड डेमोक्रेटिव, 2 दफा इसके ऊपर जो है ना आप स्टैरिक लगा दें, उस मूवमेंट को मशरूत कर दिया उन्होंने कि कामयाब तभी होगी जब आप वापस आएंगे। तो वो वैसा ही मशवरा दे रहे हैं जैसा किसी ने इसहाक डार साहब को हॉट टॉक में अपीयर होने का मशवरा दिया था कि हॉट टॉक में अपीयर हो जाओ, सुपर हिट हो जाओगे। नहीं, मतलब जरदारी साहब जो हैं वो एक तीर से कई शिकार करना चाह रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता जी कि आगे भी बड़ी घुन्नी चीज है। ओ भाई देखो, ग्वाल मंडी से वो बड़ी मीसनी चीज है, ग्वाल मंडी से कहाँ पहुंचे हैं वो? सही बात, हेवन फील्ड तक। ओ भाई सफर तो देखो उनका, ये बर्फ खाने से कहाँ पहुंचे हैं? ये बर्फ खाने से शुरू हुए, कहाँ पहुंचे? उनसे ज्यादा एक्सपोजर, अकल, तजर्बा, मतलब उनसे ज्यादा शातिर कौन होगा? मैं होऊंगा, आप होगे। तो जरदारी साहब ये 2 सांपों के दरमियान है, और वो मुहावरा है कि सप नू सप लड़े, विस्क नू चढ़े। अब 2 सांप आपस में अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं, देखते हैं किसका जहर किसको चढ़ता है, या न्यूट्रल हो जाता है, सारा मैच ही ड्रॉ हो जाए। अच्छा ठीक है, इनको लगा रहने दें। हसन साहब, आपको लगता है कि पीडीएम का एजेंडा या जो सारी 11 जमातें मिलकर एक 2 महीने से पब्लिक को पूरा इन्होंने हॉस्टेज किया हुआ है, इनका एजेंडा वाकई में हुकूमत गिराना है या इनका एजेंडा कुछ और है? आपको क्या लगता है हसन साहब? देखें, बात सुने, इनका एजेंडा क्या है मैं नहीं जानता, क्योंकि आई डोंट नो एनी वन ऑफ दीज क्लाउन्स, आई डोंट नो। राइट, मैं चूंकि वैसे ही मिलने वाला बंदा नहीं, मेरा टाइप ही नहीं है, मैं सोशलाइज करता ही नहीं हूँ। तो जिन चंद पॉलिटिशियंस के साथ मेरा कुछ सलाम दुआ है, ये तो उनमें से इनमें से तो कोई भी नहीं है। अच्छा, मुझे नहीं पता है एजेंडा, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं जी, मैं कब से चीख रहा हूं, या पाकिस्तान बचा लो, अंत हो गया है, आखिर हो गई है, या पाकिस्तान बचा लो, या ये चंद खानदान बचा लो, ये अगर बच गए तो फिर इस मुल्क का कुछ नहीं बचता। ये तो पहले ही इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। अब कहते हैं सांप को या तो जख्मी ना करो, अगर कर दिया तो फिर छोड़ो ना, या छेड़ो ना या छोड़ो ना। तो ये तो अब सांप इस बुरी तरह जख्मी हो चुके हैं, अगर बाकी दे दो, फिर इनको लीज कर दो मुल्क। मैं तो संजीदा, मेरे बारे में ओ जी मुल्क छोड़ फलाना, ओ भाई मैं तो अभी प्लान कर रहा हूं, और मैं आई एम फोर्स्ड टू प्लान। बस सारी जिंदगी इधर स्ट्रगल की, सारा कुछ किया, लड़ाइयां लड़ी, वो 28 साल 30 साल से तो मेरे कॉलम गवाह हैं। ना पीपल्स पार्टी मुझे हजम हुई, ना नून लीग हजम हुई, हम यहीं रहे, जिंदा रहे और लड़ते रहे।
अब ये भी आधे हजम हो रहे हैं, आधे नहीं हो रहा है, और मामला खुल जाएगा साल 6 महीने में। तो मेरे लिए पीटीआई भी पीपल्स पार्टी है और ये भी नून लीग है फिर। तो कब तक? तो ऑब्वियसली माय चिल्ड्रन हैव एवरी राइट टू लिव इन अ डिसेंट सोसाइटी। ये इसलिए मतलब जिसमें हिम्मत है वो चला जाए, फिर देखे कुछ रस्सा रुस्सा निकालो। अगर इनका कोई मुस्तकबिल है तो फिर पाकिस्तान का मुकदमा कोई मुस्तकबिल नहीं, पहले ही नहीं है। उसके बाद तो समझो आप मोर लग जाएंगे। अब नहीं, ये लोग तो पाकिस्तान को बेच के कोई इदारा छोड़ा है इन्होंने। बात सुने, इतनी घटिया सोच है। हमारा एक साबिक वजीर आज़म, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो कि अब वो बेचारा धक्के खाता फिर रहा है, वो जब जेल से आया तो कहता है अंदाजा लगाओ ये छाबड़ी फरोश जितनी अकल नहीं है। वो कहता है कि मुझे अगर नौकरियां देने पे अगर जुर्म है तो मैं ये जुर्म बार बार करूंगा। घटिया तरीन किसी फिल्म का मुकालमा बोला उसने। वो बंदा पूछिए, चवल आदमी, जिस जगह पे 1000 बंदा चाहिए तुम 10,000 घुसा दोगे, फाइनली वो 1000 भी बेरोजगार हो जाएगा। इन्होंने रेलवे के साथ भी यही किया, इन्होंने पीआईए के साथ भी यही किया, इन्होंने स्टील मिल के साथ भी यही किया। लाहौर कॉरपोरेशन, मेरा दावा है, पता करो कितने लोगों की अपने घर में, अपनी मिल में, अपने प्लांट पे, अपनी फैक्ट्री में ये बदबख्त एक बंदा सिला रहमी की बुनियाद पे नहीं रखते, गवर्नमेंट की कॉस्ट पे घुसा। ये लोगों की बोटियां उतार के उनका कोरमा बना के लोगों की दावत कर देते हैं और वो चटखारे लेके खा रहे होते हैं। एब्सोल्युटली राइट। ये दोनों तरफ ही कमाल है भाई। एब्सोल्युटली राइट। यहाँ पर एक ब्रेक लूंगा ख्वातीन हज़रात, जहाँ वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमने कानून की अमलदारी के ऊपर बात करनी है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 26,000 से ज़ायद कवानीन है। हमारे कवानीन की कमी नहीं है, हम उन चंद एक अच्छी रियासतों में से हैं जिसका कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा अच्छा है, लेकिन अमलदारी कब होगी? एक गरीब के लिए, आम आदमी के लिए कानून की अमलदारी फौरन हो जाती है, और जब किसी बड़े पर हाथ डालना होता है तो सब मफाहमत का रास्ता अपनाते हैं। आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम कानून और कानून की अमलदारी के ऊपर बात करना चाहेंगे। हसन साहब बदस्तूर हमारे साथ मौजूद है। हसन साहब, बहुत शुक्रिया अगेन। कानून क्या सिर्फ गरीब के लिए ही है? आई मीन, अगर कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी कोई गरीब कर रहा है, कोई शादी हॉल वाला कर रहा है, कोई स्कूल, प्राइवेट स्कूल वाला कर रहा है, तो उसको तो धर लिया जाता है 1 मिनट में। और अगर PDM मूवमेंट के नाम पे कोई 10,000 बंदे एक जगह पर इकट्ठे कर लेता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होता, मुफाहमत की नजर हो जाता है। तो ये फिर वही बात हुई ना कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो ये जब एक्शंस इस तरह के होंगे तो फिर पब्लिक ने भी तो एतमाद करना छोड़ दिया ना, है ना, नए लोगों पे, चाहे उनका खानदानी सियासी बैकग्राउंड ना हो खान साहब की तरह। हसन, देखें, हम जैसे मुल्कों के बारे में कहा किसी ने, मैं नाम भूल रहा हूं उनका, कि आर्म ऑफ द लॉ नीड्स अ लॉट मोर मसल। कानून के बाजू का मसल बहुत तगड़ा चाहिए, वो नहीं है। अच्छा, यहां क्या है? अ लॉट ऑफ लॉज आर मेड, लॉट ऑफ लॉज आर पास्ड एंड देन बाईपास्ड। यस। अभी रिसेंटली 2-3 महीने पहले ये जो नहीं है मोहित पीरजादा, हमारे एंकर, जी जी जी, आपने उनका वो उनकी एडिटरशिप में कोई मैगजीन है, मुझे कॉम्प्लीमेंट्री भेजा था उन्होंने। उस पे था, टाइटल स्टोरी थी उनकी, पाकिस्तान का ना क्रिमिनल जस्टिस के ऊपर। उसकी सुर्खी सुन लें जी जी, कि पाकिस्तान का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, इट प्रोटेक्ट्स द रिच एंड पनिशेस द पुअर। तो कहानी खत्म। ट्रू, वेरी ट्रू। कानून में ऐसी कानून को आग लगानी है ही नहीं। अगर किसी चीज का नफाज नहीं, देखो ना,
वो जो इकबाल ने कहा था, तू जो सर्ब सजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा। वाह, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। नमाज यहाँ पढ़ रहे हो, मस्जिद माशाल्लाह आपकी लबालब भरी हुई हैं, ठीक है, अजाने भी चली, सारा बंदा डंका एक आपको दिखाई नहीं देता। नैले पे दला, चोर पे डाकू। तो चीजें तो इस तरह नहीं होती ना। कानून बना के आपने फ्रीजर में रखा हुआ है, उसकी बड़ी आपने ड्रेसिंग की है, चांदी सोने के वर्क लगे हुए हैं, तो क्या करना है, अब आदमी ने चाटना है, तो थूकते नहीं है वो। या हमारे जैसे मुल्कों में है ये मुहावरा कि जी वो अल्लाह माफ करे यार, कि जी वो वकील क्या करना, जज ही कर लो। अब लोग कोर्ट्स में सबको पता होता है कि ये पेशावर गवाह है, सबको पता होता है, स्टैंडर्ड है। लॉयर्स क्या करते हैं, अभी कल परसों मैं कहीं पढ़ रहा था कि खातून कोई जज थी, कोई बार का सदर था, ये पता नहीं कल की बात है या परसों की, उसने इतनी एब्यूसिव लैंग्वेज, तो कोई नहीं, कानून शानून माड़े के लिए, तगड़े के लिए तो ऐसी की तैसी, कौन सा कानून है, कौन सा कानून। वो निकला नहीं बलोचिस्तान का एक बंदा, दिन दिहाड़े पूरी दुनिया ने देखा, उसने वो उसको बिल्कुल ही ना उसका पोस्टर बना के सड़क पे लगा दिया। वो पुलिस वाला था, यूनिफॉर्म में था। जी 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 जी, और बंदा वैसे छूट गया, वहां से बंदा छूट गया जो पावरफुल था। सर इसके साथ एक और मैं एग्जांपल देता हूं, आपको एक और एग्जांपल देता हूं। हमारे एक कलीग थे और यही बोल न्यूज पर हुआ करते थे, मुरीद अब्बास एंकर, आप तक ये खबर पहुंची भी होगी। उस बेचारे को इस दुनिया से रुखसत हुए तकरीबन 1.5 साल हो गया है, और 1.5 साल में जो वीडियो एविडेंसेस होने के बावजूद, मुल्जिमान सामने होने के बावजूद सामने फिर रहे हैं, फर्द जुर्म नहीं आयद हो सकी। इससे बड़ा अलमिया क्या होगा इस सोसाइटी का। देखें आज से भाई, ये जब मेरा ख्याल है साकिब निसार साहब थे उस वक्त चीफ जस्टिस, या दोनों आगे पीछे को बात है, मैंने वो अखबारी खबर की बात कर रहा हूँ। जी जी जी, सुप्रीम कोर्ट में एक जज साहब रो पड़े जी, उनकी आंखों में आंसू आ गए कि वो दादे ने केस किया था, पोता खड़ा है, इसके बाल सफेद हैं। वो आंसुओं से रो पड़े वो जज साहब। उनके सीने में इंसान का दिल होगा, बर्दाश्त नहीं हुआ उनसे। ये तो हाल है इस मुल्क में, क्या इंसाफ, चौंक, सब कुछ है और कुछ भी नहीं है, पानी है पीने के काबिल नहीं है। चलो ये आपकी ये पता नहीं क्या कंपनियां हैं, ये बिजली की, बिजली नहीं है, गैस का है कहाँ, गैस नहीं है, थाने हैं तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, अदालतें हैं इंसाफ नहीं है, सियासतदान है वो कोई सिर पैर नहीं है, जमहूरियत है, जमहूर का बेड़ा गर्क है। वो यार एक एक लफ्ज़ उठा के उसको डायसेक्ट कर लें, बात समझ आ जाएगी सारी। एक मैं अमेरिकन का पुराना जी, उसने कहा कौम तो ये है ही नहीं। अगली बार मुझे याद करा देना, मैं किताब सामने रख के बैठूंगा, इस वक्त भी शायद कहीं इधर उधर पड़ी हो। उसने कहा ये कौम तो है ही नहीं, मुल्क भी ये बमुश्किल है। ये फॉल ऑफ ढाका से पहले की बात, अमेरिकन था एंड समबडी वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, कोई इस लेवल का बंदा था। तो ये सामने की बातें हैं, और जो बात सुने, जो हुकूमतें आज तमाम को उनकी लेन में नहीं ला सकी, सड़कों पे चलना और ड्राइव करना नहीं सिखा सकी। सिर्फ ये नहीं हो सका कि मोटरसाइकिल यहाँ होगा, चिंची यहाँ होगा, गाड़ी। सर आपकी इसी गुफ्तगू में एक चीज मैं ऐड कर दूं, एक किताब है, शायद आपकी नजर से गुजरी हो, प्लीज, द डार्क साइड ऑफ डेमोक्रेसी। और इस किताब के जो ऑथर हैं विलियम थॉमसन, इफ आई एम नॉट कोटिंग इट रॉन्ग, विलियम थॉमसन कहते हैं कि जमहूरियत एक ऐसा तर्ज सियासत है जिसमें हुकूमत अगर आती है तो वो सिर्फ अपना वक्त गुजारती है। ये किस हद तक दुरुस्त है? आपकी तो पूरी जिंदगी गुजर गई है देखते हुए। हाँ तो बिल्कुल ठीक है, मैं तो इसको खैर जमहूरियत कहता ही नहीं। ये तो पाकिस्तान में जो कुछ है, ये शैम डेमोक्रेसी भी इसके लिए गलत लफ्ज़ है। नॉर्मली दिस टर्म इज यूज्ड, जो टूटी फूटी डेमोक्रेसी, इसके लिए तो शैम डेमोक्रेसी। ये पता क्या है, ये पाकिस्तान की जमहूरियत क्या है, मैं लेट मी एक्सप्लेन 2 जुमलों में। जी प्लीज। ये एक चुड़ैल है, नहीं, एक खून पीने वाली बदसूरत चुड़ैल है
जिसने अपने एक हसीन दोशीज़ा का रूप धारा हुआ है। वो बंदे को मिलती है, नूर को, इंसान को, उसको वो जफ्फी डालती है, वो लपकता है उसका हुस्न देख के, वाह वाह वाह। उसको नहीं पता चुड़ैल है, पिछल पैरी है, ये मरदूद है, ये बदसूरत है। अच्छा, वो उसने चूंकि अपना भेष बदला होता है, वो उसको जफ्फी पप्पी करती है, उसके बाद ड्राक्यूला की तरह उसके दांत निकलते हैं और वो उसकी शारत पे खून चूस लेते हैं। ये शर्म ही नहीं आती इन लोगों को। इस मुल्क तो ऐसा ऐसा दानश्वर है जो मौरूसियत को भी जस्टिफाई करता है। इतना इतना ढीठ यहाँ मौजूद है। और दलील क्या देते हैं, ये पता नहीं क्या इंदिरा गांधी और बिंदरा नायक और फलाना। और भाई बात सुन, कोई इंसानों की, कोई तरक्की याफ्ता, कोई महजब मुल्क का मिसाल दे, उनका हाल तो देख। कभी वहां मार्शल लॉ भी नहीं लगा तो क्या उन्होंने तोप चला ली, नतीजा क्या निकला? 73 साल के बाद नरेंद्र मोदी। ठीक है, अच्छा फिर क्या दलील देंगे कि जी यहां तो दिलों के सौदे होते हैं, हमारी सकाफत। और मैंने आज ही कहा, शर्म करो, तुम्हारी सकाफत ही तो रिविजिट करने वाली है। तुम 2 नंबर कामों में 1 नंबर सकाफत है तुम्हारी, होश करो। ये कोई तुम्हारी सकाफत नहीं है। इसलिए जलील हुए। माचिस की डिबिया जितना एक मुल्क पूरे बड़े सगीर को हाँक लिया। और थी भी कंपनी वो ईस्ट इंडिया कंपनी। इट वॉज जेन्युइनली अ कंपनी। इतना बड़ा, वो इतना सा मुल्क, वो इस घर से बड़े बड़े सगीर पे वो ठोक दिया उन्होंने कुछ। अच्छा फिर क्या कहते हैं कि यहाँ दिलों के सादे। और मुझे किसी ने बताया, मैं तो वो पढ़ता नहीं हूँ, मैंने कहा यार ये तो नीम पागल लगता है। मैंने उसको ठीक ठाक बंदा समझता था। ये दिमागों के सौदे हैं, दिलों के नहीं। ये जमहूरियत अगर कोई चीज है तो ये कोई हीर रांझा, लैला मजनू, शीरी फराद, सोनी महिवाल, फिर अंजाम भी बस आई है। जो अच्छी लगती है, जो अच्छा लगता है, वो आवे आवे है, वो जावे जावे है। वे इस तरह का तो दानिश्वर है इस मुल्क में। वो इसका तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह केस कोई नहीं है। तैयारी करें आप भी, एब्सोल्युटली राइट, सोचना शुरू करें। बिल्कुल ठीक है जनाब। हसन निसार साहब, सीनियर तज्जियाकार, दानिश्वर, नक्काद सर, आपने आज इस शिष्ट में हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में हसन निसार साहब से मैं कोशिश करूंगा कि एक नशिस्त रखी जाए और उस पर हम बात करेंगे सॉल्यूशंस की। इसके ऊपर मैं तकरीबन पिछले 4 महीने से काम कर रहा हूं कि हमारे मसाइल तो हैं ही हैं, वो तो हमेशा डिस्कस होते ही हैं। हम सॉल्यूशंस के ऊपर बात करें कि हम इन मसलों को हल कैसे कर सकते हैं। शायद इतनी प्रोडक्टिव डिबेट पाकिस्तान में पहले नहीं हुई होगी। हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आपके सामने वो शो भी रखेंगे। प्रोग्राम से जमील फारूकी को इजाज़त दीजिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।